आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है कोरोना वायरस बेकाबू, कड़ी पाबंदियों का इशारा, दूसरी लहर खतरनाक क्यों है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक ऑपोजिशन का फाइनल राउंड, क्या हुकूमत परेशान है, टैक्स इस्लाहात नाकाम, गुज़श्ता साल की निस्बत 40% कम कलेक्शन क्यों हुई, और फिर भारतीय किसानों का एहतजाज, पाकिस्तान में दहकान कितना खुशहाल है, ये भी आज के प्रोग्राम में पता लगाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। साल 2020 इख्तिताम की जानिब गामज़न है, लेकिन इस साल की तल्ख हकीकत कोरोना वायरस से पीछा नहीं छूट रहा है। जहां कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के आदाद-ओ-शुमार का जायजा ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान में वबा की पहली लहर ज्यादा मोहलिक थी। वहीं माहिरीन सेहत का मानना है कि चूंकि वायरस ने खुद को तब्दील कर लिया है, म्यूटेशंस बदल रहा है, इसलिए मौजूदा लहर ज्यादा हलाकत खेज साबित हो सकती है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। शरह अमवात में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। अगर ये शरह और शिद्दत बरकरार रहती है तो हुकूमत एक बार फिर पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो जाएगी। मसाइल में इजाफा होगा। इन सब से बचने के लिए एहतियात सबसे जरूरी है। कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी, जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें। हुकूमत ने बार बार मौसम सरमा में वायरस की शिद्दत के बारे में खबरदार किया, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर भी दिया गया, लेकिन अवाम ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है। अब एक बार फिर हुकूमत मजीद पाबंदियों का इशारा दे रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर 9.7 इन्फेक्टिविटी रेट हो गया। इसका मतलब है फैलाव इस बीमारी का मजीद तेज होने लगा है। सर्दी के मौसम की वजह से तेजी इसलिए आ जाती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठंड की वजह से और ख़ास तौर पे ये स्मॉग वगैरह की वजह से आपका इम्यून सिस्टम कुव्वत मदाफियत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और कोविड जैसी इन्फेक्शियस डिजीज लगने में देर नहीं करती। मुझे ये कहते हुए इंतहाई तकलीफ होती है कि शायद हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हमारे पास कोई इसमें चॉइस ही ना रह जाए और हमें मजीद सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगानी पड़े। मौसम सरमा मसाइल का बाइस क्यों हो सकता है? माहिरीन सेहत के मुताबिक लोग अपने अहले खाना के साथ एक कमरे में बैठने को तरजीह देते हैं। ठंड के बाइस खिड़कियां बंद कर देने की वजह से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा आपके सामने रखते हैं, जिससे वायरस की शिद्दत का अंदाजा लगाने में आसानी होगी। मुल्क में वायरस का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ और रोजाना रिपोर्ट होने वाले केसेस 4 मई को 1083 थे, जो 13 मई को 3039, जबकि वबा फूटने के 14 हफ्तों बाद 3 जून को 4344 तक पहुंच गए थे। बाद इसमें मजीद तेजी आई और यौमिया रिपोर्ट होने वाले केसेस 10 जून को 5485, जबकि 14 जून को सबसे ज्यादा यानी 6825 तक जा पहुंचे थे। तब इसके बाद केसेस में कमी आना शुरू हो गई थी। सितंबर में यौमिया केसेस कमी के बाद 300 से भी कम हो गए थे और कमी का यह सिलसिला 20 अक्टूबर तक जारी रहा, जिसके बाद रोजाना रिपोर्ट होने वाले केसेस दोबारा 1000 तक जा पहुंचे। यौमिया केसेस की तादाद 10 नवंबर को 2000 तक बढ़ गई और वबा के दोबारा फैलाव के 7 हफ्तों बाद 6 दिसंबर को 3795 तक जा पहुंची है। अब माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि यह लहर ज्यादा देर तक बरकरार रह सकती है, क्योंकि कम दर्जा हरारत मुंतकली में मददगार होता है। हम दिसंबर के आखिर में इसका उरूज देख सकते हैं, जो पूरे जनवरी जारी रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक वायरस ने अपने आप को तब्दील कर लिया है और अब लोग इसे मुतासिर होने के 1 हफ्ते बाद ही मौत का शिकार हो रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 7.78% तक ये इन्फेक्टिविटी रेट पहुंचा है, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची मुसलसल तीसरे रोज सबसे ज्यादा मुतासिर शहर रहा है। कराची में कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह 21.80% रही है, जो मुल्क में सबसे ज्यादा है। कराची के बाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद 19.03% के साथ दूसरे, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में 13.1% के साथ वो तीसरे नंबर पर है, जबकि रावलपिंडी में यह शरह 13.03% है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त 2498 कोविड मरीजों की हालत तशवीशनाक है और इसमें तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि पहली लहर के दौरान इख्तियार की गई एहतियाती तदाबीर हुई, दूसरी लहर में नजरअंदाज ये एहतियाती तदाबीर क्यों की जा रही हैं, अमलदारी क्यों दिखाई नहीं दे रही, शहरियों को एसओपीज का पाबंद जा सकता है, क्या मुल्क में दोबारा पाबंदियां आयद की जाएंगी और पाबंदियों की नौयत क्या हो सकती है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहेगा कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगर सही मानों में एहतियात ना बरती गई तो सर्दियां बड़ी शदीद हो जाएंगी और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बताइएगा कि सर्दी की शिद्दत बढ़ना कोरोना के लिए साजगार कैसे है?
ऐसे है जी कि सर्दी के मौसम में दो चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अमूमी तौर पे सर्दियों के मौसम में जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जो बीमारी जो इन्फेक्शन सांस के रास्ते फैलती हैं, उनमें इजाफा होता है। एक तो ये यानी हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है दीगर और बीमारियों के बारे में भी। तो एक तो उससे कुछ नतीजा अखज़ किया जा सकता है। उसकी वजह आमतौर पर यह होती है कि सर्दियों में जो हैं लोग हडल ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तंग जगहों में ज़्यादा लोग होते हैं, वेंटिलेशन कम हो जाती है, खिड़कियाँ बंद होती हैं अगर सर्दी हो। तो एक तो ये वजह। दूसरा ये है कि जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उन ममालिक में जहाँ सर्दी हमसे पहले और हमसे ज़्यादा शिद्दत से आई है, तो उनके यहाँ भी जो हमें बीमारी में शिद्दत उसके साथ दिखी, तो ये भी एक जिसे कहते हैं एविडेंस है कि बीमारी की शिद्दत के साथ हो सकता है, सर्दी की शिद्दत के साथ हो सकता है बीमारी की शिद्दत भी बढ़े। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ऑपोजिशन के जल से कोरोना वायरस फैलाने का बायस है, लेकिन नंबर्स ही बताते हैं कि सिंध में तो उतनी बड़ी तादाद में जलसे नहीं हुए जितनी तादाद के अंदर पंजाब में या फिर जीबी इलेक्शंस जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है। तो इस वक्त नंबर्स ही बता रहे हैं कि पंजाब और जीबी सबसे नीचे है पॉजिटिविटी रेट के हवाले से। सिंध इस वक्त लीड कर रहा है, तकरीबन 21% से कुछ ज़्यादा है इस वक्त जो इन्फेक्टिविटी रेट है। तो क्या वजह है इसका? मतलब सोनली ऑपोजिशन के जलसे तो नहीं है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि सिंध ने देखा हमने फर्स्ट वेव के अंदर कि कितनी तेज़ी से और बड़ा टाइमली कुछ चीज़ें की और उसके उन्हें नताइज भी मिले। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी हम कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने हो, किसी किस्म का हजूम हो, उसकी जो भी वजह हो, उसके दो असरात हैं। एक बराह रास्त और दूसरा इनडायरेक्टली। जो बराह रास्त असर है वो तो जाहिर है हजूम के साइज़ पे और उसकी फ्रीक्वेंसी पे और उस इवेंट के अंदर जो आपस में लोगों का मिलना जुलना था, उसका क्या तरीक़ाकार था, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, यानी एक से ज़्यादा फैक्टर्स बरूकार हैं, मतलब उसमें ऑपरेटिव हैं। लेकिन जो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है किसी पब्लिक गैदरिंग का, वो भी खुसूसन जिसको कोई पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस बैक कर रहा हो। पॉलिटिकल गैदरिंग की मैं मिसाल देता हूँ। उसका जो नुकसान है वो ये है कि जब लोग देखते हैं, अवाम नास देखते हैं, वो कहते हैं हमारे लीडर्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, अगर वो एक चीज़ कर रहे हों तो फिर लोगों का बिहेवियर भी चेंज होना शुरू होता है। वो किसी भी रिस्ट्रिक्शन को सीरियसली नहीं लेते। मेरे ख्याल से जो ज़्यादा डैमेज है इस सारी एक्टिविटी की, वो उस मिक्स्ड और ख़राब मैसेजिंग की वजह से है। जो बराह रास्त है, देखिए उसको अलहदा से मेजर करना इतना आसान नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमत भी ये कह रही है कि ऑपोजिशन के जलसे रोकेंगे नहीं, वो जलसे करें, उसके बाद हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत या दीगर दफात के तहत मुकदमात का इंदराज करेंगे। अगर ये जलसे यूं ही जारी रहते हैं तो फिर आपकी रिसर्च क्या कहती है और प्रेडिक्टिव मॉडल क्या कहता है कि आइंदा आने वाले 1-1.5 माह के अंदर कोरोना की सिचुएशन क्या होगी? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि जी अगर इसमें एहतियात ना की गई और इनमें जिसे कहते हैं रोकथाम ना हुई इस चीज़ की, हमने डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया, तो ये बिल्कुल जो हमारे अदाद शुमार हैं वो उस तरह के हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं जैसे कि जून में हमने देखे। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि एक कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। अभी भी वक्त है इस चीज़ को, इस चलती हुई भागती हुई ट्रेन को स्लो डाउन करने के लिए एक और बड़ी ब्रेक लगाने की। एक बड़ी ब्रेक हमने लगाई है और बड़ी कॉस्ट पे लगाई है, और वो कॉस्ट क्या है? हमारे बच्चों की फ्यूचर तालीम। उधर हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्योंकि हम मजबूर हो गए, लेकिन ये इधर भी हमें करने की ज़रूरत है। इसके बगैर ये चीज़ पूरी तरह रुकेगी नहीं। डॉक्टर साहब, इस वक्त 3 तरह की वैक्सीन का चर्चा हो रहा है, एक फाइजर है, मॉडर्ना है और साथ ऑक्सफोर्ड की है। तो आपसे जानना ये मकसूद है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत जो आला शख्सियात ने वैक्सीन ली है वो कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की है? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारी लीडरशिप ने जी, हमारी लीडरशिप तो तभी वैक्सीन इस्तेमाल करेगी जब वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल होगी। इस वक्त चर्चा तो बहुत सारी ढेर सारी वैक्सीन का है। कभी आज वो रूस वाले बोल पड़े, उस दिन चीन वालों का था, उससे पहले जो फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ये सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त अपनी अपनी जो इनिशियल इब्तदाई रिजल्ट्स हैं उनका चर्चा कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। उनको शायद करना भी चाहिए और ये सारी अच्छी बात है, ये अच्छा कॉम्पिटिशन है। लेकिन एक वाज़े इंफॉर्मेशन इब्तदाई नतीजे के ज़रिए कई दफ़ा नहीं पता चलती, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि डिटेल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। दूसरा ये है कि अफादियत के अलावा सेफ्टी भी देखनी है। तो अभी तक तो हमारे यहाँ किसी, जो हमारी लीडरशिप ने, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो किसी ने भी कोई वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मुल्क में एक ट्रायल ज़रूर चल रहा है
और वो ट्रायल जो है वैक्सीन की अफादियत जानने के लिए है। इसका मतलब है कि अभी उसमें काम बाकी है, तो उसमें अगर किसी ने हिस्सा लिया हो इनफरादी तौर पे तो जी डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे थे कि अवामी नुमाइंदे जब कोई मैसेज देते हैं तो मैसेज बड़ा क्लियर होता है और लाउड होता है, तो ट्रायल्स के अंदर क्या आला शख्सियात भी शामिल हुई हैं, वजीर आजम समेत आर्मी चीफ और दीगर लोग भी इसमें शामिल हुए, इसका हिस्सा बने? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, नहीं, मेरी इतला के मुताबिक नहीं, और मैं समझता हूं कि जो अहम शख्सियात हैं उनका वैक्सीन के इस्तेमाल के हवाले से मैं ज़रूर, जब अच्छी क्लियर वैक्सीन की एविडेंस आ जाती है या वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो जाती है और हम उसको ऑथराइज कर देते हैं, फिर तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, वो एक मौसर और सेफ वैक्सीन को ज़रूर इस्तेमाल करे और पब्लिकली करे ताकि सबको मैसेज भी जाए। यानी वैक्सीन के खिलाफ जो भी कई दफ़ा प्रोपेगेंडा होता है वो उसको कवर करेगी चीज़। लेकिन ट्रायल के दौरान जो है वो बाहर कैफ एक इंडिविजुअल फैसला होता है, और मैं नहीं समझता कि ट्रायल में हमें नेसेसरली अपनी जो लीडरशिप है उसको इसरार करने की ज़रूरत है कि वो वैक्सीन में ट्रायल में हिस्सा लें। लेकिन उसके बावजूद ये मैं कहूँगा कि बहुत से लोग और हज़ारों लोग जो हैं वो इस ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं, और मैं इंकरेज करता हूं कि लें, क्योंकि साइंस इसी तरह आगे बढ़ती है। हमें नॉलेज ऐसे ही आएगी, वैक्सीन की अफादियत का और उसकी सेफ्टी का कैसे पता चलेगा अगर हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक के जो ट्रायल्स के नताइज है वो क्या बता रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेस्ट सूटेड है? अच्छा, अफादियत के हवाले से मेरे ख्याल से 2-3 जो कंपनीज हैं उन्होंने जो अपना इब्तदाई रिजल्ट दिया है वो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने अफादियत नहीं देखनी, हमने सेफ्टी भी देखनी है, हमने पाकिस्तान में डिप्लॉयमेंट भी देखनी है, हमने ये भी देखना है कि हमें वो किस टाइम फ्रेम में वैक्सीन मुहैया होती है। अगर देर से होती है और उसकी निस्बत, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक वैक्सीन की अफादियत मिसाल के तौर पे X% है और एक और की X+Y% है, लेकिन हो सकता है कि जो X है वो जल्दी दस्तयाब हो रही हो, तो फिर आपने एक फैसला करना होता है कि आप यानी वक्त से कौन सी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये मुश्किल फैसला है, लेकिन इसमें बस अगले चंद दिनों में कुछ आपको कार्रवाई और ज़्यादा कॉन्क्रीट न्यूज़ जो है वो हम देने के काबिल। मैं एक बार फिर से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग बड़े इंक्विजिटिव हैं, जानना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना बता दीजिए, मतलब वैक्सीन कौन सी आएगी, कैसे होगी, ये तो आपने कहा कि चंद दिन में पता चल जाएगा, लेकिन मैस लेवल के ऊपर कब तक मैसर हो जाएगी? इस हवाले से क्या टाइमलाइन है कि मैस लेवल पर लोगों को कब तक लगना शुरू हो जाएगी वैक्सीन? मैं चाहता हूं कि इस हवाले से कोई टाइमलाइन बता दीजिए ताकि वो लोग जो सवाल करते हैं उन तक जवाब पहुंच जाए। इसमें मैं थोड़ा बेहतर स्पेसिफिक्स देने के काबिल हूँ। मैं समझता हूँ कि जो इब्तदाई 1-2 फेज़ हैं वो जो पहली तिमाही है 2021 की, यानी जनवरी से मार्च वाला टाइम फ्रेम जो है उसमें होगा, और जो दूसरी तिमाही है उसमें एक ब्रॉडर लार्जर पॉपुलेशन के लिए ये अवेलेबल होने के काबिल होगी। इस वक्त इससे ज़्यादा एक्यूरेटली जवाब देना मुश्किल है। और ये वैक्सीनेशन फ्री होगी सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? जी, जो गवर्नमेंट के पैसे से आएगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हम प्राइवेट किसी को मना नहीं करेंगे, अगर कोई जहां अगर दवाई रजिस्टर्ड है और कोई अब खुद से लगाना चाहे तो उस पर ममानियत नहीं है, लेकिन ये कि जो सरकार के पैसे से आएगी वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुफ्त होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। मुआविन खुसूसी बराए सैयद डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनन इस कोरोना वायरस का तरियाक एक ही सूरत में हो सकता है और वो वैक्सीन है, और वैक्सीन कौन सी होगी और कब दस्तयाब होगी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान की गुफ्तगू आपने सुनी है। एहतियात बार कैफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एहतियात ही इस वक्त वाहिद इलाज दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ऑपोजिशन और हुकूमत में ज़्यादा पुरएतमाद कौन है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 11 जमातों के ऑपोजिशन इत्तेहाद यानी पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मजीद शिद्दत लाने का फैसला कर लिया है। जल्द से जुलूसों और अवामी राब्ता मुहिम के बाद पीडीएम ने फाइनल राउंड खेलने का ऐलान किया है और आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया है। इस हवाले से तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार हुसैन क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। हुकूमत ने 13 तारीख के लिए काफी रोड़े अटकाने की कोशिश की है। कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं। मुल्तान का हशर तो इन लोगों ने देख लिया है। हुकूमत नाकाम हुई और अपोजिशन कामयाब हुई। इंशाअल्लाह लाहौर में हम इनको शिकस्त फाश देंगे। अब राबिते भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मुज़ाकिरात के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये डर के मारे अब तुम झुक के सब कुछ कर रहे हो। जनवरी के महीने के आखिरी हफ्ते में हम फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। हर सूरत में इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाएगा। हर सूरत में हुकूमत के खात्मे का ऐलान भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि इस वक्त ज्यादा दबाव में कौन है, क्योंकि
क्योंकि खान साहब तो कहते हैं कि मुझ पर बिल्कुल दबाव नहीं है, इस वक्त मैं ज़्यादा मजबूत हूँ, लेकिन हकीकी मानों में क्या पीडीएम मजबूत दिखाई दे रही है या हुकूमत मजीद मजबूत हो रही है? इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए इस्लाम पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदरी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पीडीएम जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च शुरू करेगी, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जनवरी में तो कम से कम नहीं जाएगी। देखिए, हमने दबाव बढ़ाना शुरू किया है और मौका ब मौका अपने कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और जनवरी का पूरा महीना हमारे पास है और आगे फरवरी की शुरू भी हमारे पास है, तो इंशाल्लाह हम दबाव इतना बढ़ा देंगे कि वो हुकूमत दुम दबा के भागेगी इंशाल्लाह। अच्छा हजरत, वैसे आप बताइए कि इस वक्त ज्यादा दबाव में कौन है, हुकूमत है या पीडीएम है? हम पे किसका दबाव है? हमारे पास हम पर कोई दबाव नहीं है। दबाव में हुकूमत है या हुकूमत को जो सहारा दे रहे हैं इस वक्त, वो दबाव में है। वो समझते हैं कि पूरी कौम एक तरफ और हम इमरान की जो सपोर्ट कर रहे हैं हम एक तरफ हैं। तो देखिए, इदारे भी कौम के साथ अच्छे लगते हैं और कि इदारे जितने गैर जानिबदार होंगे उतना इदारों को भी फायदा होगा और रियासत को भी फायदा होगा और कौम में भी यकजहती आएगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप हैदरी साहब। देखिए, जब दबाव होता है तो दिखाई भी देता है। अभी तक जलसे तो हो गए, आखिरी जलसा रह गया एक पीडीएम का और 13 दिसंबर को लाहौर में होने जा रहा है। इस जलसे से मुतालिक मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी तक हुकूमत तो टस से मस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, 1 इंच भी पीछे नहीं दिखाई दे रही। तो जब आप कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत दबाव में, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है तो ये कुर्सी हम बिछाने वालों को क्यों गिरफ्तार कर रही है, सौंड लगाने वालों को क्यों गिरफ्तार कर रही है और मीनार पाकिस्तान पर क्यों पानी छोड़ दिया है और रास्ते बंद करने की पूरी कोशिश क्यों कर रही है? हुकूमत दबाव में नहीं है, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दबाव हमारा इतना बढ़ेगा कि इस्तीफे के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छा ऐसा आप जो कह रहे हैं, यकीनन आप एक बड़े जीरक सियासतदान हैं, मामलात को समझते हैं। सर, इस दबाव में आकर आपसे कोई राब्ते भी कर रहा है? बस इस पर मैं कमेंट नहीं करता। नहीं, कहीं ना कहीं यकीनन कोई बैकडोर चैनल भी चल रहा है। आप समझ ले कि राब्ते भी हो सकता है बड़ों के साथ हो। अच्छा, लेकिन हम इमरान को कम से कम शोपीस समझते हैं। वो डायलॉग की पोजीशन में नहीं है, उस पर किसी तरह का एतमाद नहीं है, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। जब इख्तियार नहीं है और वो बार बार कहता है कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, आज भी कहा खान साहब ने कि नेशनल डायलॉग के लिए तैयार, लेकिन हम समझते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। गुज़िश्ता जब हम इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का एहतमाम किया और वहाँ पहुँचे तो उस वक्त उनकी पूरी टीम हमारे पास आई, मुज़ाकिरात हुए। बाद में पता चला कि जो हमारे डिमांड्स है वो उधर बताते नहीं है, इमरान को बताते नहीं है। तब तो चौधरी बिरादरान फिर बीच में आए, लेकिन अब तो हम समझते हैं बिल्कुल भी इनके साथ बात करना फजूल है। और अच्छा, अब आपने क्योंकि बिल्कुल गैर मुंतखब सिलेक्टेड धांधली का पैदावार, इसके साथ मुज़ाकिरात वक्त का ज़िया है। इसके लिए बेहतर ये है कि वो इस्तीफे दे दे और मुल्क के लिए, कौम के लिए भी बेहतर है कि ये जान छोड़ दे। देखिए, पूरे मुल्क के जो तमाम तबकात हैं वो सरापा एहतिजाज है, लेकिन इन्वेस्टर आपके भाग रहे हैं। कोई मेगा प्रोजेक्ट हैदरी साहब, क्योंकि अब आपने उस तरफ इशारा किया है तो मुझे फिर पूछ लेने दीजिए कि उस वक्त चौधरी बिरादरान कोई पैगाम लेकर आए थे, कुछ यकीन दहानियां भी हुई थी। अभी जब राब्ते हैं तो क्या फिर चौधरी बिरादरान की तरह से कोई मीडिएटर दरमियान में रोल प्ले कर रहा है? ये पैगाम रसानी किसके जरिए से हो रही है अगर राब्ता हो रहा है तो?
चौधरी बिरादरान के लिए तो वो ही काफी था जो उस वक्त बीच में पड़े, वादा वईद किए और फिर उस पर पूरा नहीं उतर सके। मेरे ख्याल में अब वो खुद भी नहीं आएंगे सामने। तो अब पुल का किरदार कौन अदा कर रहा है हैदरी साहब? नहीं, उनका किरदार तो मैं नहीं कह रहा। नहीं, पुल का किरदार को दरमियान में मीडिएटर कौन है सर? राब्ता किसके जरिए से पैगाम अब पहुंच रहा है? क्योंकि आप बता रहे हैं ना कि राब्ते तो हो रहे हैं, राब्ते किसके जरिए से हो रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि राब्ते हो सकता है बड़ों से हो, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इमरान से कम तय है कि न राब्ते होंगे न मुज़ाकिरात। नहीं, इसका मतलब ये हैदरी साहब फिर गैर आईनी कुव्वतों से राब्ते होंगे? मैंने कब कहा? अब देखें ना, अगर पार्लियामान के अंदर बैठकर बात नहीं होगी और मार्च होगा, धरने भी होंगे, सड़कों पे ही मामला हल होंगे, तो फिर आईनी और जमहूरी तरीके से तब्दीली कैसे आएगी हैदरी साहब? यही है ना कि उनकी अक्सरियत खत्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि पीडीएम के इस्तीफे आए और वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो खत्म या मुदस्सिर हो जाए। अच्छा, वैसे ये तो आपको भी पता है कि जब तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता, फिर उसके पास जवाब नहीं रहता है ना हुकूमत करने का। आइडियली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी तो कोई ना कोई श्योरिटी और ग्रीन सिग्नल की जरूरत होती है ना हैदरीसाहब। तो वो ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हमने किसी से सिग्नल नहीं लेना, हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखना है और इंशाअल्लाह लाहौर का जो जलसा है वो इनकी हुकूमत की ताबूत में इंशाअल्लाह एक मुअस्सिर और आखिरी कील साबित। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब आपके वक्त के लिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और मामला है जहां हुकूमत दबाव में दिखाई दे रही है। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निष्कारी के अमल पर एक बेहतरीन फैसला सुनाया है। यह फैसला दर हकीकत जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की निशानदेही भी करता है। आला अदालत ने एक मुख्तसर हुक्मनामे में कहा है कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख किसी भी काबीना कमेटी के सरबराह नहीं हो सकते या इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इस फैसले के बाद वजीर आजम की मुशीरों की सरबराही में कायम कम अज कम आधी दर्जन कमेटियों का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो गया है। फैसले में कहा गया है कि एक मुशीर किसी डिवीजन, वजारत के काम या पॉलिसी उमूर में एग्जेक्टिव अथॉरिटी में किसी भी तरह की मुदाखलत कर सकता है और ना ही उस पर असरअंदाज हो सकता है। अदालत ने अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद और इशरत हुसैन की बतौर चेयरमैन और मेंबरान CCOP की तकर्री का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ फैसला यकीनन हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हुकूमत की नज़र में उन्होंने मुल्क की माशी मामलात बेहतर बनाने में अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह फैसला कतई तौर पर गैर मुतवक्के नहीं है, क्योंकि इससे कबल वजीर आजम की मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तकर्री के हवाले से अदालत ने अगरचे मुशीरों की तैनाती को वजीर आजम का सवाबदीदी इख्तियार करार दिया था, लेकिन साथ ही मुशीरों के एग्जेक्टिव इख्तियारात पर सवाल किया गया था। अदालत का यह फैसला दर हकीकत आईन पाकिस्तान की उस शक के तहत है जो अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात पर बात करती है। आइन के तहत रियासत अपने इख्तियारात अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के जरिए ही बरवेकार ला सकती है। जमहूरियत यकीनन महज इंतखाबात का इनेकाद नहीं है, बल्कि अवामी वोटों के जरिए मुंतखब करदा नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतजली का अमल भी है। इसी तरह अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत में रियासत का निज़ाम चलाने के लिए गैर मुंतखब अफराद का सहारा लेना जमहूरी अमल की नफी है, अवामी एतमाद के साथ धोखा देने के मुतरादिफ है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों ने रियासत के उमूर चलाने के लिए गैर मुंतखब अफराद का सहारा लिया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने काबीना में मुंतखब अफराद से ज्यादा गैर मुंतखब अफराद को जगह दी है। गैर मुंतखब अफराद को काबीना का हिस्सा बनाने पर पार्टी के अंदर से भी वजीर आजम को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोई तवाना आवाज सामने नहीं आ सकी। जरूरत इस अमर की है कि गैर मुंतखब अफराद का ताल्लुक सिर्फ मीर रियासत तक महदूद किया जाए, उन्हें ब्यूरोक्रेसी और अवामी मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। जब हर फर्द अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो यकीनन ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल टैक्स कलेक्शन कम क्यों हुई है, टैक्स गोशवारे कम क्यों जमा कराए गए हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टैक्सेस होते हैं, जो बिलावास्ता या बिलवास्ता टैक्सेस की शक्ल में आवाम से वसूल किए जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में टैक्स कवानीन निहायती सख्त बनाए जाते हैं। एक आम शहरी से लेकर सदर तक कोई भी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं होता है और टैक्स चोरी करने को एक संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। टैक्स चोरी एक वबा की तरह पूरे मुल्क में फैली हुई है। आम ताजर, सनतकारों के अलावा इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए जागीरदार, वडेरे और मिल मालिकान सभी टैक्स देने से गुरेजा रहते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात का जायजा लेने से कबल
इस साल टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वाले अफराद का जायजा आपके सामने रखते हैं। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराने के लिए 8 दिसंबर की तारीख दी थी, लेकिन डेडलाइन तक 17 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% कम है। सन 2019 में 29 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए थे, यानी इनकम टैक्स गोशवारों में 40% कमी आई है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से मौजूदा माली साल में टैक्सेस के हदफ के उसूल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये सवालिया निशान तहरीक इंसाफ के वादों, नारों, कारकर्दगी पर भी। जैसे जैसे पाकिस्तान में सरमायाकारी होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट आती जाएगी और दौलत बढ़ती जाएगी, उस पर टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा खर्च करने का आएगा, उससे और मजीद और सरमायाकारी बढ़ेगी। मसला अब है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। मैं आपके लिए एक स्कीम लेके आया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने खुद उन्होंने एंडोर्स किया कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम अभी तक कन्वर्ट नहीं कर सके टैक्सेस के अंदर। असल में पाकिस्तान के वीआईपीज वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। हम सारे बड़े सगीर से आगे थे और आज हम तकरीबन सबसे पीछे चले गए। ये एमनेस्टी स्कीम जो है ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। ये आपका टैक्स का पैसा आप पे और इस मुल्क पे खर्च होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा टैक्स कलेक्शन की अहमियत पर जोर देते रहे। अब सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म के दावों के बावजूद मुल्क इजाफी टैक्स क्यों जमा नहीं कर पा रहा है। टैक्स वसूलियों के ज़िम्मन में हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना है। इस नाकामी के बायस पाकिस्तानी अवाम और मईशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या एफबीआर अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। क्या टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए एफबीआर के इक़दामात इत्मीनान बख्श हैं, और अगर हुकूमत यह हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं होती तो इसके क्या नताइज बरामद होंगे। क्या हुकूमत की टैक्स पॉलिसी इत्मीनान बख्श है। एफबीआर पर ये इल्जाम आयद किए जाते हैं कि वो रिश्वतखोरी में मुलव्वस है, कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में नहीं लाना चाहती है। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त माहिर टैक्स अबूर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहेगा कि टैक्स गोशवारों में 40% कमी आ जाना बराह रास्त इसका क्या असर पड़ेगा टैक्स रेवेन्यू अहदाफ पूरा करने में। टैक्स कलेक्शन पहली हुकूमत की बड़ी पुअर दिखाई दे रही है, ऐसे में 40% कम होना, रिटर्न फाइल कम करना लोगों का, क्या देख रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। ये वो रिटर्न होते हैं जो लोग काफ़ी हद तक ऐसे लोग होंगे जो सीरियस नहीं होते और जिनके टैक्सेस बहुत कम होते हैं या सिफर होते हैं। जो ज़िम्मेदार शहरी है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी डिडक्ट हो चुकी है या उसने 4 किस्तों में से वो टैक्स लायबिलिटी पे कर दी है सेक्शन 147 की, वो कभी अपने रिटर्न से नहीं मुबर्रा होता और वो बिल्कुल जमा करा चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, एक ये आदत हो गई थी हमारी कि हमें पता होता था कि जी टैक्स रिटर्न की डेट में इजाफा हो जाएगा और 2-3 महीने तक हम उस इजाफे को लेके बैठे रहते थे और लास्ट टाइम भी फरवरी तक गई थी। तो मैं ये समझता हूँ एक क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी ख़त्म हो गई थी और ये एक बिल्कुल स्टिंकिंग पॉलिसी थी जिसको बहुत अच्छा हुआ एक मरतबा दुरुस्त कर लिया गया है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये 17 लाख आए कि 18 लाख। आप ये एनालाइज करें कि लास्ट ईयर से जो रिटर्न नहीं आए वो कितने ऐसे रिटर्न थे जिनमें ज़्यादा टैक्सेस आए हैं। मैं नहीं समझता कोई इतनी बड़ी बात होगी। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का बहुत बड़ा क्लेम रहा है कि वो जो टैक्स रेवेन्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कम से कम 3 से मल्टीप्लाई करने का वादा तो इमरान खान साहब ने किया था। आपको लगता है कि टैक्स रिफॉर्म्स और मेजर्स और सब तो जो है हुकूमत की उस तरफ आपको दिखाई देती है, ऐसे में जब एफबीआर के बहुत सारे जो लीड्स हैं वो चेंज हुए? देखिए, मैं आपको वो तो खैर पता नहीं किस बेस पे उन्होंने दावे किए थे कि 3 गुना हो जाएगी और लोग हमें टैक्सेस दे देंगे। मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक कि जो सिस्टम आपका है जहाँ पर एग्रीकल्चर जो आपकी मईशत का 20% है, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड जो 18% है, वो दोनों कोई टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करे, सिग्निफिकेंटली नहीं कर रहे। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आप 1000 अरब 2000 अरब अगर आपका ये लूज़ हो रहा है सारा, 900 अरब की इनकम है आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर की। अगर एग्रीकल्चर की 900 अरब इनकम है और अगर मैं 30% उनसे टैक्स लेता हूँ, इनकम की बात हो रही है, रेवेन्यू की नहीं हो रही, तो मैं आप समझे 200-300 अरब वहाँ से आ सकता है। तो 500-700 अरब तो बहुत आसानी से टैक्स इकट्ठा हो सकता है इन दोनों सेक्टर से। मगर अगर वो नहीं दे रहे तो फिर आप टैक्स टू जीडीपी कैसे बढ़ाओगे? ये देखें, ये सेल्स टैक्स के मद में आपको काफ़ी रेवेन्यूज़ आती हैं, कंसेशंस हैं,
बहुत सारी आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो टैक्स टू जीडीपी है परसेंटेज वो कंपैरेटिवली बहुत नीचे चली गई है। और अगर जो दो मेजर पोटेंशियल सेक्टर्स आप बता रहे हैं यहां से अगर टैक्स उस तरह से इकट्ठा नहीं किया जा रहा, तो आपको क्या लगता है हुकूमत की शॉर्ट कमिंग्स कहां है या कहां वीकनेसेस को इंप्रूव करने की जरूरत है? दो चीज़ों पे इनको तवज्जो देनी पड़ेगी और मैं ये समझता हूँ कि आपको अब ठीक करने के लिए मैं हर चैनल पे ये कहता हूँ, आपको अपनी ग्रास रूट की जो मईशत है, जो आपकी मतवाजी मईशत है, पैरेलल इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। उसको किसी तरीके से उसको कैसे टैक्स किया जाए, उसको किस तरीके से आप लेके आएँ कि मेन स्ट्रीम इकॉनमी बन जाए, पहले आपको उस तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपके जो टैक्स रेट्स हैं इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर चोरी में मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है और टैक्स कम मुझे पे करना पड़ेगा तो जाहिर बात है मैं उस तरफ राग़िब हूँगा जहाँ टैक्स पे किया जाए। तीसरी बात यह है कि आपको अपने ऑटोमेशन सिस्टम, जो आपकी एक कंपनी है प्राल जिसको हम कहते हैं, वो ठहर चुकी है अब, और मेरा ख्याल है आपको आउटसोर्स करनी पड़ेंगी जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, और उसके तहत आपको ये नया ऑटोमेटेड सिस्टम आपको लेना पड़ेगा। उसके तहत आपको मार्किंग करनी पड़ेगी और स्लोली ग्रेजुअली एवरी ईयर टारगेट करके कि हर साल आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख नए टैक्स पेयर ले आएंगे। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उनकी सही से असेसमेंट होनी चाहिए कि हाँ ये अपनी जो वाजिबात हैं वो पूरे तरीके से अदा कर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक जिसका काम उसी को सांझे की पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं रखेगी, मेरा ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है हम टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा सकेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स करने के लिए टैक्स का ही बंदा आपको चाहिए जिसको पता हो इनसाइड आउट ऑफ द टैक्स। हम बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूँ, बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो मईशतदान हैं उनकी बड़ी गहरी निगाह होगी मईशत पे, मगर टैक्स एक अलग दुनिया है और मैं ये समझता हूँ उस दुनिया में और पाकिस्तान के हवाले से जो मुतवाज़ी मईशत की मैंने बात की, उसके रहते हुए टैक्स नेट को कैसे इजाफा करना है, मेरा ख्याल है ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर बिल्कुल ठीक, और इसके लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टैक्स उमूर के माहिर इशफाक तौला हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी किसानों पर पथराव, भारतीय दहकानों के लिए फूलों के हार क्यों। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। भारतीय किसान इस वक्त दिल्ली की सरहद पर डेरे जमाए बैठे हैं। उनके हाथों में कुदाल, हल और दरांतियां हैं। खवातीन खाना बनाने जबकि मर्द खाना तकसीम करने में मसरूफ है। पूरे भारत से लाखों किसान नरेंद्र मोदी के इकदामात के खिलाफ सरापा एहतजाज दिखाई दे रहा है। इस एहतजाज को आज 14 दिन गुजर चुके हैं। एहतजाज को 24 सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल है। इसके बावजूद हुकूमत 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि किसान भी अपने साथ राशन लेकर आए। भारतीय किसानों के मौक़िफ़ और नए कवानीन को समझने से पहले पाकिस्तान के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। वफाकी वजीर भारतीय किसानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मेरा दिल सरहद की दूसरी तरफ पंजाबी किसान भाइयों के साथ है। उनका यह भी कहना है कि नाइंसाफी कहीं भी हो सबके लिए खतरा बन जाती है, इसलिए हमें भारतीय पंजाब के किसानों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मोदी की पॉलिसियां पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। यकीनन भारतीय किसानों के साथ मोदी हुकूमत के रवैये पर पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में किसान खुशहाल हैं? दोनों ममालिक के किसानों के मसाइल में कितनी ममासलत है? किस मुल्क का दहकान कितना खुशहाल है? क्या दोनों ममालिक में छोटे काश्तकार की कहानी एक जैसी है? इन्हीं सवालात का जवाब जानते हैं। भारत में किसानों पर तशद्दुद किया गया, लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज से रोकने के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। केमिकल मिले पानी का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। नतीजतन 2 किसानों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह किसानों के मुतालिबात की बात की जाए तो भारत में ज़राई अजनास की कीमतें हुकूमत तय करती है। मिडिल मैन के जरिए अजनास मंडी में पहुंचती हैं और यहाँ रियासत उनकी कीमतों पर नजर रखती है। पाकिस्तान में भी नर्ख रियासत तय करती है, मगर गंदम के अलावा दीगर तमाम फसलें सरमायादार खरीदता है। रियासत की जानिब से गंदम के अलावा किसी भी फसल पर निगरानी का निज़ाम मौसर नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है। हुकूमत किसानों से सस्ता गन्ना और गंदम खरीद कर सनतकारों को महंगी चीनी और आटा फरोख्त करने की इजाज़त देती है। अब चीनी की मिसाल ले लें।
किसान शुगर मिल्स मालिकान को 180 रुपए में गन्ना फरोख्त करता है, जिसकी कीमत अब 200 रुपए कर दी गई है, मगर बदले में उसे 100 रुपए किलो चीनी मिलती है। इसी तरह गंदम 1400 रुपए फी मन खरीद कर फ्लोर मिल्स को 80 रुपए फी किलो आटा फरोख्त करने की इजाजत दी गई है। इस निजाम के तहत छोटा काश्तकार जो मेहनत का पूरा मुआवजा हासिल नहीं कर पाता है, पाकिस्तान में यह निजाम पहले से मौजूद है, जबकि भारत अब इस निजाम की जानिब जा रहा है। वफाकी वजीर भारतीय किसानों के मामले पर तो ट्वीट कर रहा है, लेकिन पिछले 2.5 सालों के दौरान पाकिस्तानी किसानों का बुरी तरह इस्तेहसाल हुआ है। मौसमियाती तगय्युर और बेमौसमी बारिशों से फसलें तबाह हुई हैं। खाद, स्प्रे और डीजल महंगा होने से फसलों की लागत बढ़ गई है। इन तमाम तर चीजों से सब्सिडी हटा दी गई है। मुल्क अजनास दरामद करने पर मजबूर हो गया है। जो पहले बरामद करता था आज दरामद कर रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि किसान खुद मुख्तारी और मिडल मैन के किरदार से आजाद होने पर खुश क्यों नहीं है। किसानों का मानना है कि उनके पास फसल जखीरा करने के लिए कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं है। फसल जखीरा करने की बजाय वो कम तरीन कीमत पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। भारतीय किसानों के एहतजाज के दौरान मुसलमान और सिख किसानों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे की बेहतरीन मिसालें भी देखने को मिली है। ये एक अनोखा एहतजाज है। सिख किसानों के लिए खाना मुसलमान आराम करते हैं। मुसलमानों के क़याम सुजूद के दौरान सिखों ने उनके गिर्द हिसार बांध कर रखा है। यानी वहां पर अक़लियतें किस तरह भाईचारे का मुजाहिरा कर रही हैं, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने रखता है। पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब की थाली में से रोटी छीनना चाहती है, उसके खिलाफ ये सारा संघर्ष कर रहे हैं। मंत्रियों के मगर लग के, MLA के मगर लग के अपने भाईचारे तो दूर हुए हैं। अब इस वक्त दोनों ममालिक की क़यादत को किसानों के एहतजाज पर एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया में वही कौमें राज करेंगी जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ज़राअत में भी खुद कफील होंगी। ज़राअत में खुद कफालत किसान को आज़ाद किए बगैर मुमकिन नहीं हो सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि किसानों को सरमायादारों और सरतकारों के चुंगल से आज़ाद कराया जाए, तभी हकीकत दोनों ममालिक में हरियाली आ सकेगी और बेहतरी की जानिब गामजन हो सकेंगे। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।